गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू चंडीगढ़ कैरियर ग्रुप। आज की वीडियो में हम लोग हिस्ट्री के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो आपके CDS एग्जामिनेशन में पूछे गए थे 2022 के फर्स्ट पेपर में। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट स्कल्पचर्स एट सांची इज और आर करेक्ट। आपको बताना है कि सांची स्तूपा से रिलेटेड आपको स्टेटमेंट दी हुई है कि कौन सी में से ठीक है। पहली है इन सम स्कल्पचर्स देयर आर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ सलाल भंजिका। ठीक है, आपको बताना है कि वहाँ पे सांची स्तूपा में कुछ कुछ जो आपके स्कल्पचर्स होते थे वो आपके सलाल भंजिका के होते थे, क्या होते थे या नहीं होते थे। सेकेंड स्टेटमेंट दी हुई है द फिगर ऑफ सलाल भंजिका इज रिप्रेजेंटेड बाय अ विमेन सराउंडेड बाय लोटस एंड एलिफेंट। क्या वहाँ पे जो सलाल भंजिका की रिप्रेजेंटेशन होती थी, क्या वो वहाँ पर एलिफेंट और जो लोटस है उसके साथ हम लोगों को देखने को मिलती थी या नहीं मिलती थी। थर्ड है द सलाल भंजिका मोटिव वॉज नॉट डायरेक्टली इंस्पायर्ड बाय द बुद्धिस्ट आइडिया। ठीक है, वॉज नॉट डायरेक्टली इंटरेक्टेड बाय बुद्धिस्ट आइडिया। आपको यही बताना है कि क्या ठीक है या नहीं। देखिए, अगर मैं सांची स्तूप आर बेसिकली रिलेटेड टू बुद्धिज्म होते थे, जहाँ पे हम लोगों को बुद्धिज्म से रिलेटेड उनकी स्टोरी देखने को मिलती थी, उनके बहुत सारे स्कल्पचर्स देखने को मिलते थे, मतलब उनकी जो कुछ जातक स्टोरीज भी आपको स्तूपा में मिलती थी, क्योंकि जो स्तूपा बेसिकली होते हैं वो आपके बुद्धिज्म से ही रिलेटेड होते हैं। ऐसा बोला जाता है कि गौतम बुद्धा की डेथ के बाद उनकी हड्डियों को डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करके उनके ऊपर स्तूपा बना दिए गए थे, ताकि हम उनसे रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है उसको लोगों तक पहुंचा सके। ठीक है, तो उसी में एक वर्ड दिया हुआ है सलाल भंजिका। देखिए, सलाल भंजिका जो होता था वो सांची स्तूप के बेसिकली कॉर्नर में एक बनी हुई विमेन होती थी जो बिल्कुल कॉर्नर में खड़ी रहती थी, और जो कुछ ना कहीं ट्रीज और फ्रूट्स को ऐसे पकड़ने वेविंग पोस्चर में उनको दिखाया गया है, जहाँ पे वो ट्रीज और फ्रूट्स को पकड़ने की कोशिश करती थी। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो आपकी ठीक हो जाएगी, इन सम स्कल्पचर्स देयर आर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ सलाल भंजिका, ये वाली स्टेटमेंट ठीक है। The figure of सलाल भंजिका is represented by a woman surrounded by lotus and elephant। देखिए, ये यहाँ पे लोटस और एलिफेंट ये वाली चीज नहीं आएंगी, यहाँ पे आपके ट्रीज और फ्रूट्स आ जाएंगे। ठीक है, सेकेंड वाली स्टेटमेंट गलत होगी। थर्ड है द सलाल भंजिका मोटिव वाज नॉट डायरेक्टली इंस्पायर्ड बाय द बुद्धिस्ट आइडिया। ये डायरेक्टली इंस्पायर्ड नहीं होते थे, कहीं ना कहीं हम बोल सकते हैं कि कहीं ना कहीं इंस्पायर्ड होंगे, लेकिन डायरेक्टली कुछ एविडेंसेस हम लोगों को नहीं शो करा गया है। ठीक है, तो इसके अगर मैं सेकेंड वाली स्टेटमेंट को मैंने रॉन्ग करा है, उसको अगर मैं एलिमिनेशन मैथड भी अपनाती हूँ तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ वीरासवा मूवमेंट इन कर्नाटका। आपको बताना है कि वीरासवा जो मूवमेंट होती थी कर्नाटका में वो किसने फाउंड करी थी। देखिए, अगर मैं वीरासवा मूवमेंट के बारे में बताऊं तो आपके नीचे जो साउथ इंडिया होता था वहाँ पे आपके भक्ति मूवमेंट और टेम्पल वर्शिप के रिलेटेड के बीच में आपका कनेक्शन दिखाया गया है। प्लस भक्ति मूवमेंट को लेके। ठीक है, इन्होंने पूछा होगा कि इसका फाउंडर कौन होते थे, तो इसका जो आंसर होगा वो भासवना होगा, क्योंकि भासवना ही होते थे जो कि स्ट्रांगली विमेन की इक्वलिटी को लेके इन्होंने बहुत सारे कैंपेन चलाए थे। इन्होंने ही बोला था कि ये जो आप आइडल वर्शिप कर रही है इसको बंद करो, डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन को बंद करिए। ठीक है, तो मैं कुछ कुछ फैक्टर्स यहाँ पे लिख सकती हूँ, जैसे आइडल वर्शिप हुआ, इक्वलिटी हुआ, ठीक है, इक्वालिटी ऑफ वुमेन हुआ, प्लस जो डिस्क्रिमिनेशन होता है ऑन द बेसिस ऑफ मैन प्लस वीमेन, क्योंकि आपको पता होगा कि एंशिएंट टाइम से ही हमारी बहुत सारे रिलीजन ऐसे ऐसे थे जहाँ की सती प्रथा हो गई, जहाँ पे विमेन्स को उनके सर्टेन राइट्स नहीं प्रोवाइड कराए जाते थे, तो उनके अगेंस्ट भी इन्होंने आवाज़ उठाई थी। ठीक है, तो मैं इन डिफरेंसेस को लेके बोल सकती हूँ ना। ठीक है, इन्होंने इस चीज़ के ऊपर आवाज़ उठाई थी, और सबसे बड़ी जो चीज़ क्या थी, रिचुअल्स जो आपके सोसाइटी में चलते हुए आ रहे हैं। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, भासवना। नेक्स्ट
द ruins ऑफ हम्पी वर ब्रॉट टू लाइट बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रिटिश ऑफिसर ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। आपको बताना है कि हम्पी के कुछ एविडेंसेस हैं, उसको लाइमलाइट में कौन सा ऑफिसर था जो लेके आया था। ऑप्शन में दिया हुआ है कर्नल कॉलिन मैकेंजी, जेम्स प्रिंसेप, विलियम जॉन्स या फिर जॉन स्टैंडल। देखिए जेम्स प्रिंसेप तो बेसिकली आपके अशोका से रिलेटेड होता है, क्योंकि अशोका ने जितने भी आपके वो बनवाए थे, जैसे वो हो सकता है कि उन्होंने अपने पिलर एडिक्स बनवाए थे जिनमें आपके मेजर और माइनर पिलर एडिक्स कंक्लूड होते हैं, तो जेम्स प्रिंसेप ने तो अशोका के जितने भी एविडेंसेस थे उनको डिस्कवर करा था। ठीक है, तो हमारा सेकंड वाला तो सीधा सीधा एलिमिनेट हो जाता है। इसका जो आंसर होगा वो आपका कर्नल कॉलिन मैकेंजी होगा। इसी ने ही आपके हम्पी के जो एविडेंसेस हैं उनको लाइमलाइट में लेके आया था। अगर मैं हम्पी की बात करूं तो हम्पी किसकी कैपिटल होती थी? विजयनगर की। विजयनगर हमने कहाँ पढ़ा था? आपके मेडिवल इंडिया में आता है। ठीक है, और अगर मैं विजयनगर एम्पायर के फाउंडर की बात करूं तो कौन होता था? आपका हरिहरन बुक्का होता था। ठीक है, और ये कौन सी रिवर पे भी होता था? अगर मैं देखिए ऐसे साउथ इंडिया की बात करूँ, यहाँ पे आपका विजयनगर एम्पायर होता था। मैंने हरियर बुक का इसके फाउंडर का नाम बताया, कैपिटल हम लोगों ने हम्पी देख ली। अगर इसकी रिवर भी कभी कभार एग्जामिनर आपसे पूछ ले कि कौन से रिवर के किनारे आपका विजयनगर एम्पायर जो था वो बसा हुआ था, तो उसका आंसर हो जाएगा कृष्णा, प्लस उसकी जो ट्रिब्यूटरी होती थी तुंगभद्रा, उसको मैं बोल सकती हूँ। ठीक है, और साथ ही साथ ये जो हम्पी के एविडेंसेस थे, इन्होंने आपका जो कर्नल कॉलिन मैकेंजी है, इसके साथ ही इन्होंने पंपा देवी और विरूपक्षा नाम के जो दो गॉड होते थे, उनके एविडेंसेस को भी कहीं ना कहीं आपके लाइमलाइट में लेके आया था। क्या बोल सकती हूँ मैं? विरूपक्षा और पंपा देवी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। Which one of the following work was composed by कृष्ण देवराया on the state caste of the तेलुगु? आपको बताना है कि कृष्ण देवराय ने अपनी एक बुक लिखी थी तेलुगु में, तो उसने कौन सी बुक लिखी थी? अमुक्त मलयादा, जामवती, रजाकंबू या फिर सत्यदेवा परिन्याय। थोड़े से बुक्स के नाम आपको टफ लग सकते हैं, बट एंशिएंट इंडिया में मोस्ट ऑफ टाइम यही पूछे जाते हैं। एंड कृष्ण देवराय हो गए, विजयनगर एम्पायर के हो गए, या फिर मैं कहूँ तो अशोका, बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, एंशिएंट इंडिया में कुछ सर्टेन टॉपिक्स होते हैं जिनके ऊपर आपके क्वेश्चन की जो वेटेज होती है वो हर बार इंपॉर्टेंस रख के चलती ही है कि आना ही आना है। ठीक है, एंशिएंट इंडिया के मैंने आपको बताए, मेडिवल इंडिया की अगर मैं आपको बताऊं तो उसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट ये होता है कि आप भक्ति मूवमेंट को ले लीजिए, विजयनगर एम्पायर को ले लीजिए, अकबर को ले लीजिए। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपकी पूछी जाती हैं। अगर मैं मॉडर्न की बात करूं तो मॉडर्न में क्या आता है? 1857 का रिवॉल्ट तो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा ही रहेगा, प्लस साथ ही साथ आपका गांधीयन एरा जितना भी साथ ही साथ आता है। ठीक है, तो आपको बताना था कि विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क वाज कंपोज्ड बाय कृष्ण देवराया स्टेट काफ्ट इन द तेलुगु। आपको बताना था कि तेलुगु में उन्होंने कौन सी बुक लिखी थी। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका अमुक्त मलयादा। ठीक है, अमुक्त मलयादा में बेसिकली और डीप में जाऊं तो किसके बारे में बताया गया है? आपका विजयनगर एम्पायर के बारे में बताया गया है। ठीक, और विजयनगर एम्पायर के बारे में मैं अभी पीछे बता के आई हूँ, उनकी कैपिटल, उनके फाउंडर का नाम, कौन सी रिवर के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, और इसी में साथ ही साथ आपकी स्टोरी ऑफ जो गोड़ा देवी होती थी अंडाल, उसके बारे में भी बताया गया है। ठीक है, किस लैंग्वेज में लिखी हुई है? तेलुगु में। तो आंसर नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट द पार्ट ऑफ कौटिल्य सप्तसंग थ्योरी ऑफ द स्टेट। आपको बताना है कि कौटिल्य ने अपनी एक बुक लिखी थी सप्तसंग थ्योरी, जो कि राज्य के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बताती है कि उसका जो पार्ट होता है उनमें से कौन सा पार्ट नहीं होता है। कौटिल्य का नाम तो शायद ही कोई बच्चा होगा जिन्होंने एंशिएंट इंडिया में इनका नाम नहीं सुना था। कौटिल्य बेसिकली चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु, ठीक है, उनको कहा जाते हैं, वही चंद्रगुप्त मौर्य जिन्होंने जो आपका धनानंद डायनेस्टी के नंद महापद्मानंद होते थे, उनकी डायनेस्टी को जड़ से उखेड़ के फेंक दिया था। और
किसकी टीचिंग्स को, किसके मतलब छत्र छाया में रह के, कौटिल्य की, ठीक है, जिसको मैं एक नाम से और बोलती थी चाणक्य भी, आप लोग शायद आप लोगों ने चाणक्य बहुत ज़्यादा सुना होगा, ठीक है। और इन्होंने अपनी एक बुक भी लिखी थी अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र में जहाँ पे इन्होंने बताया था कि स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो किस तरीके से एक राजा को अपना जो राज्य है, राज्य की व्यवस्था है, प्रजातंत्र है, उसको कैसे संभालना चाहिए, ठीक है। तो साथ ही साथ इन्होंने अपनी एक बुक भी लिखी थी कौटिल्य की, सप्तसंग थ्योरी ऑफ द स्टेट, थ्योरी भी दी थी स्टेट को चलाने के लिए। तो उसके आपको उन्होंने फैक्टर्स दिए थे, उनमें से बताना है कि कौन सा फैक्टर जो था वो नहीं था, ठीक है। समझ आया क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है। ऑप्शन में दिया हुआ है अमात्य, दुर्ग, जनपद या फिर धम, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा वो आपका धम होगा, धम नहीं दिया हुआ था इन्होंने, ठीक है। अगर मैं बताऊं तो अमात्य बिल्कुल था, दुर्ग था, एक था आपका किंग, देखिए किंग, अमात्य, दुर्ग, जनपद, साथ ही साथ इसका कोसा भी होता था, कोस, दंड, कोस, दंड और मित्र। ये इन्होंने 7 तरीके के फैक्टर दिखाए थे कि आपको एक राज्य चलाने के लिए इन 7 की जरूरत पड़ेगी, ठीक है जी। आपको अमात्य दिख रहा है, आपको दुर्ग दिख रहा है, आपको जनपद ये इधर दिख रहा है, धम्म मैंने कहीं पे भी नहीं लिखा है, ठीक है। तो धम्म की नीति ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट अशोका फेथ इन बुद्धिज्म। आपको बताना है कि अशोका ने जो बुद्धिज्म के अंदर अपना फेथ दर्शाया था उसमें कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट दिखानी है। पहली स्टेटमेंट में दिया हुआ है रुमनदोई पिलर इंस्क्रिप्शन एंड द निगली सागर पिलर इंस्क्रिप्शन प्रोवाइडेड अ क्लियर एविडेंसेस ऑफ अशोका फेथ इन बुद्धिज्म, बिल्कुल ठीक है। आपको याद होगा अशोका जो था वो बुद्धिज्म का बहुत बड़ा प्रोपगेटर समझा जाता है आपका एंशिएंट इंडिया में, क्योंकि इसने थ्रोन को हथियाने के लिए अपने कम से कम 99 भाइयों को मौत के घाट उतार दिया था। कलिंग वॉर की बात करूं तो जहाँ पे अशोका जो था वो मगध एम्पायर का राजा हुआ करता था, ठीक है। लेकिन उसी के टाइम पे एक कलिंग नाम का राजा होता था जो नीचे उड़ीसा और कर्नाटका वाले रीजन में बहुत ही ज़्यादा फ्लरिश कर रहा था। अशोका को लगा कि मगध एम्पायर के रहते हुए कौन सा ऐसा स्टेट है जो इतना ज़्यादा फ्लरिश कर सकता है, तो उन्होंने कलिंग के साथ वॉर करी थी। वॉर कब हुई थी आपकी 261 BC में हुई थी, और जिसमें इतना मास मैसेकर हो गया था कि उसके बाद उन्होंने अपनी जो वायलेंस की जो नीति थी ना उसको छोड़ के उन्होंने अपनी धम्म की नीति को अपना लिया था। मतलब एक तरीके से बुद्धिज्म में कन्वर्ट हो गए थे। बुद्धिज्म में कन्वर्ट होने के बाद इन्होंने बहुत सारे मेजर पिलर एडिक्ट्स बनवाए, माइनर पिलर एडिक्ट्स बनवाए, बहुत सारे रोक एडिक्ट्स भी बनवाए, साथ ही साथ अपने बहुत सारे एम्बेसडर्स को कंट्री में भेजना भी स्टार्ट करा कि आप जाइए बुद्धिज्म को प्रोपगेट करके आइए, ठीक है। तो उन्हीं में से आपको एक पिलर इंस्क्रिप्शन का नाम दिया हुआ है रुमनदई पिलर इंस्क्रिप्शन एंड निगली सागर पिलर इंस्क्रिप्शन प्रोवाइडेड अ क्लियर एविडेंसेस ऑफ अशोका फेथ इन बुद्धिज्म, बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, माइनर रोक एडिक्ट फर्स्ट गिव द एविडेंसेस ऑफ सडन चेंज इन अशोका बुद्धिज्म फेथ इन बुद्धिज्म। देखिए हमें ये तो पता है कि अशोका का बुद्धिज्म में फेथ होता था, लेकिन मैंने आपको ये भी बताया कि उसने बहुत सारे रोक एडिक्ट्स भी बनवाए। तो ये जो आपका फर्स्ट रोक एडिक्ट है, क्या ये आपको एविडेंसेस देता है कि उसका जो सडन चेंज हो गया था? नहीं, सडन चेंज के बारे में नहीं बताता। कम से कम भी आपका जो एडिक्ट फर्स्ट है ये आपको बताता है कि उसको 2.5 ईयर्स लग गए थे बुद्धिज्म में चेंज होते होते। तो आपकी सेकंड वाली स्टेटमेंट गलत हो जाती है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग आंसर क्या आ जाएगा? फर्स्ट ओनली, ठीक है। नेक्स्ट, फ्रॉम अमंग द फॉलोइंग महाजनपद्स आइडेंटिफाई घनाल संघ। आपको बताना है कि घनाल संघ क्या होते थे जो महाजनपद में आए थे। देखिए महाजनपद, हम पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन को पढ़ते हैं जहाँ पे हम लोगों ने ह्यूमन बींग्स की जो डेवलपमेंट थी उसको एक तरीके से देखा कि एक मॉडर्न सोसाइटी जो थी वो बहुत ज़्यादा डेवलप्ड हो रही थी। वहाँ पे उन्होंने अपने घर बना लिए थे, बहुत सारी मतलब घर, ट्रेड, पोर्ट्स, बार्टर सिस्टम, बहुत सारे मेटल मनी, ठीक है, ये सब चीज़ें आ गई थी। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन जो थी वो एकदम से ख़त्म हो गई थी। ख़त्म होने के बाद आपका एक रीज़न ये भी बोला जाता है कि शायद एडवेंट ऑफ आर्यंस हुआ होगा, बाहर के देशों से आर्यंस आए थे। आर्यंस आने के बाद हम लोग देखते हैं कि जो छोटी छोटी सी कुल होते थे, कुलों से आपका बना था जन, ठीक है।
देखिए इधर देखिए, मैं वैदिक एज की बात करती हूँ। वैदिक एज में हम लोग देखते हैं सबसे छोटी यूनिट क्या होती थी, कुल होती है। जैसे आज के टाइम में आपकी घर समझ लीजिए, एक फैमिली समझ लीजिए, ठीक है। कुल, कुल के बाद आपका बनता था ग्राम, फिर आपका बनता था वीसु, और फिर आपका बनता था जन। मतलब एक तरीके से छोटे छोटे से टुकड़ों, छोटे छोटे से किंग्स को मिला के आपका जन बन गया, ठीक है। ये मैं अर्ली वैदिक एज की बात कर रही हूँ। अगर मैं लेटर वैदिक एज की बात करूँ तो जन से आपका क्या बन गया था, जनपद बन गया था, ठीक है। अब जब मैं बहुत सारे जनपदों को मिला दूंगी तो आपके क्या बन जाएंगे, महाजनपद। और टोटल कितने महाजनपद होते थे, 16 होते थे एंशिएंट इंडिया में। तो आपको क्वेश्चन में पूछा हुआ है फ्रॉम अमंग द फॉलोइंग महाजनपद आइडेंटिफाई द घनाल संघ ओलियार्गी। ओलियार्गी बेसिकली स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल होता है जिन जो अपने हाथ में पूरा कंट्रोल रखते हैं किंगडम का, ठीक है। क्या होता है ये, स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल हैविंग कंट्रोल ऑफ किंगडम, ठीक है, मैं बोल सकती हूँ। तो अब आपको पूछा हुआ है मगध, वज्जी, अवंती या फिर कोसा, इनमें से आपको बताना है कि कौन सा था जिसमें घनाल संघ बेसिकली होता था। तो देखिए इसका आंसर आपका वज्जी होगा। वज्जी ही एक ऐसा महाजनपद था जहाँ पे आपकी ओलिगार्की फॉर्म होती थी, जहाँ पे जो गवर्नमेंट होती थी वो एक तरीके की असेंबली की तरह चलती थी, ठीक है। वज्जी आंसर क्या होगा। अगर मैं इसकी कैपिटल की बात करूँ, वैशाली, ठीक है। यहीं पे आपकी जो असेंबली जो होती थी, गवर्नमेंट प्लस ऑर्गेनाइजेशंस की फॉर्म में देखने को मिलती थी, ठीक है। नेक्स्ट, which one of the following terms were used in the Indo-Persian source of the Mughal period to denote peasant? बहुत इजी क्वेश्चन है, काइंड ऑफ मैं बोल सकती हूँ। आपको बताना है कि एक ऐसी टर्म दिखानी है जिसमें पीजेंट्स को डिनोट किया जाता था, किसानों को, ठीक है। ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, रैयत, ऑब्वियसली रैयत तो होंगे ही, नाम पढ़ के ही हो रहा है। असमी ये भी है, मुजरिन हाँ ये भी है। देखिए मजूर ये कोई भी टर्म नहीं होती एंशिएंट इंडिया में अकॉर्डिंग टू मी, ठीक है, ऐसा नहीं होता। रैयत, असमी और मुजरिन आपका फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। क्योंकि रैयत पढ़ के तो आप पढ़ भी सकते हो ना, मॉडर्न इंडिया में नाम भी आया था, रैयतवारी, महलवारी और परमानेंट सेटलमेंट, बहुत तरीके की सेटलमेंट आई थी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग पायनियरिंग बंगाली वुमेन serialized her autography अमर कथा बिटवीन 1910 टू 1930। आपको बताना है ये एक अमर कथा बुक लिखी गई थी, वो किसने लिखी थी। तो ऑप्शंस में दिए हुए हैं, विनोदिनी दासी, हाँ ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन ही है। विनोदिनी दासी ने ही अपनी जो बुक है उस बुक में विमेंस के कंट्रीब्यूशन को दर्शाया है, मतलब सोसाइटी में विमेंस का किस तरीके से रोल होना चाहिए उनकी एजुकेशन से रिलेटेड। तो रोल इन सोसाइटी अबाउट एजुकेशन ऑफ वुमेन में बोल सकती हूँ, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा आपका। नेक्स्ट देखिए, अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स क्रोनोलॉजिकली स्टार्टिंग फ्रॉम अर्लीस्ट। मैंने आपको मॉडर्न इंडिया में बताया ना, गांधीयन एरा इंपॉर्टेंट है। देखिए आप 1857 का रिवॉल्ट नहीं छोड़ के जाएंगे, बिल्कुल भी नहीं छोड़ के जाएंगे। उसके बाद आपकी कांग्रेस की फॉर्मेशन आ जाती है। मैं आपको कुछ मेजर टॉपिक्स बता, मैं ये नहीं बोल रही कि सिर्फ यही करके जाऊँ, नहीं, बट ऑल्दो कुछ टॉपिक्स होते हैं जिन पे ऐसा होता है कि पकड़ होनी चाहिए बिल्कुल अच्छे से। जैसे 1857 का रिवॉल्ट हो गया,
कांग्रेस की फॉर्मेशन होगी, कांग्रेस के जितने भी सेशन जहाँ जहाँ पे हुए थे वो सारे के सारे करने हैं आपने। और साथ ही साथ गांधीयन एरा, गांधीयन 1915 से लेके 1947 तक इवेंट्स तो बिल्कुल अच्छे से होने चाहिए, स्पेशली गांधी जी का कंट्रीब्यूशन जिन जिन चीज़ों में रहा था, वो कहाँ पे उन्होंने कौन सा मूवमेंट चलाई, किस मूवमेंट से अंग्रेजों के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ा, जलियांवाला बाग क्या होता है, चौरी चौरा क्या होता है, 1935 की जो एक्ट आया था, उससे पहले आपकी 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी, 1942 का क्रिप्स मिशन क्या होता था, क्विट इंडिया मूवमेंट क्या था, 1919 का जलियांवाला बाग एविडेंसेस क्या थे। तो कुछ कुछ मेजर इवेंट्स हैं जिन पे आपकी बहुत अच्छे से पकड़ होनी चाहिए, ठीक है। देखिए आपके सामने ही क्वेश्चन पूछा हुआ है ना कि आपको इवेंट्स बताने हैं कि स्टार्टिंग से लेके स्टार्टिंग फ्रॉम अर्लीस्ट, अहमदाबाद मेल स्ट्राइक, चंपारण सत्याग्रह, फाउंडेशन ऑफ सत्याग्रह सभा, या फिर जलियांवाला बाग मैसेकर, ठीक है। तो देखिए चंपारण आपका कब हुआ था, 1917 में हुआ था ना, और अहमदाबाद मेल स्ट्राइक आपका 1918 में हुआ था। जलियांवाला बाग मैसेकर आपका अप्रैल 1919 में होता है ना, और फॉर्मेशन ऑफ सत्याग्रह ये शायद फैब 1919 में होगा। तो इसी के अकॉर्डिंग हमारा आंसर होना चाहिए 2, 1, 3, 4 करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, In which one of the following years was the first telegraphic connection established between Europe and India? आपको बताना है कि फर्स्ट टेलीग्राफिक कनेक्शन इस्टेब्लिश बिटवीन यूरोप और इंडिया के बीच में कौन से ईयर में हुआ था, 1851, 1854, 1865 या फिर 1871, बताइए। 1865 होगा ना, देखते ही आंसर पता चल रहा है। अगर मैं फर्स्ट टेलीग्राफ बोलूँ इंडिया में कहाँ से कहाँ तक आया था, कौन से ईयर में आया था, तो 1853 में आया था ना, कलकत्ता से आगरा तक। और यूरोप और इंडिया के बीच में आपको पता चल गया 1865। नेक्स्ट, द ईयर 1916 इज इम्पॉर्टेंट इन द इंडियन हिस्ट्री ऑफ, देखा फिर से गांधीयन एरा से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं ना। लखनऊ सेशन, हाँ बिल्कुल हुआ था 1916 में। कांग्रेस लीग पैक्ट ये भी हुआ था, यहाँ पे आपके मुस्लिम लीग और कांग्रेस लीग के बीच में आपका पैक्ट साइन हुआ था ना, जिसमें एग्रीमेंट करा गया था कि मुस्लिम लीग ने अपनी कुछ डिमांड्स रखी थी, कांग्रेस ने भी अपनी कुछ डिमांड्स रखी थी, ठीक है। किस किस के बीच में हुआ था भाई, मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में, ठीक है। लखनऊ पैक्ट भी हुआ था, ये भी ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ होम रूल लीग ये भी बिल्कुल ठीक है, 1916 में ही हुई थी, और किसके द्वारा, एनी बेसेंट। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ना, फर्स्ट, सेकंड एंड 3। नेक्स्ट, which among the following belong to सेरामपुर मिशन। देखिए सेरामपुर मिशन जो बेसिकली होता था, एक तरीके का फर्स्ट क्रिश्चियन मिशनरी ऑर्गेनाइजेशन होती थी, जो अपने थोड़े से क्रिश्चियन जो रिलीजन है उसको प्रोपगेट करने की कोशिश कर रहे थे, और कहाँ से, हुगली रिवर से कर रहे थे, ठीक है। क्या होगा, जो कहाँ से हुआ था, हुगली रिवर से। और इसमें आपको बताना है कि कौन कौन से जो पर्सन थे वो से कनेक्टेड थे। विलियम कार्ले, हाँ बिल्कुल थे, ये भी थे, ठीक है। जोसेफ, हाँ ये भी थे, और विलियम वॉर्ड, हाँ ये तीनों थे। डेविड हारे नहीं होते थे, इनका कहीं ना कहीं रिलेशन आपका कांग्रेस से फॉर्मेशन हो, कांग्रेस के कुछ सेशन होते हैं उनसे रिलेटेड आपका इसका देखे जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका ठीक हो जाएगा। और अगर मैं सेरामपुर मिशन के फॉर्मेशन की बात करूं तो ये आपका जनवरी 10, 1800 के आसपास इसकी फॉर्मेशन हुई थी। चलिए नेक्स्ट देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इन द 19th century, peasants in various part of India rose revolt against moneylender and grain dealers। बिल्कुल ठीक है ये तो। इन द मई 1875,
a village Supa in the Pune district in the Bombay. Deccan peasant attacked shopkeeper, burned the Bahi Kathas, मतलब अकाउंट बुक्स. देखिए अकाउंट बुक्स का इन्होंने नाम भी दे दिया एंशिएंट. Bahi Kathas अकाउंट बुक्स होती थी. And looted grain shops and set fire to the houses of साहूकार्स. बिल्कुल ठीक है. आपको एक स्टेटमेंट में दिखाया गया है कि 19 सेंचुरी में कहीं ना कहीं पीजेंट्स ने अपने रिवोल्ट को स्टार्ट कर दिया था. देखिए 1875 आते आते कांग्रेस नहीं सॉरी ब्रिटिशर्स ने क्या करा था, इंडिया में जो रह रहे पीजेंट्स थे ना, उन पीजेंट्स के ऊपर अपनी इतनी सारी नीतियाँ थोप दी थी कि जिसके चलते उनको रिवोल्ट उठाने पड़े थे. अगर मैं उनमें भी बात करूँ आपकी क्या आती थी, सबसे पहले आपने कहीं ना कहीं नाम सुना होगा ना रैयतवाड़ी का, एक नाम आपने सुना होगा महलवारी का, ठीक है. एक आपने नाम सुना होगा परमानेंट सेटलमेंट का, एक नाम आपने सुना होगा तीन कथिया, इन्होंने 3-4 तरीके के अपनाए थे, मतलब पीजेंट्स के ऊपर से टैक्सेशन वसूलने का जो काम करते थे. और इनके ऊपर इन्होंने अपने साहूकार को बिठाया होता, मतलब साहूकार का काम होता था कि आप किसानों से टैक्सेशन वसूल के आप ब्रिटिशर्स को दे दो. आपने देखा होगा कि 1770 में फेमाइन भी आ गया था इसी के चलते, क्योंकि टैक्सेशन इन्होंने इतना ज़्यादा लगा दिया था कि जो किसान होते थे उनके पास खाने के लिए कुछ बचता ही नहीं था, तो एट द एंड फेमाइन ही आएगा. ठीक है. तो 19 सेंचुरी में इसमें बोला गया कि पीजेंट्स ने अपनी एक आवाज़ उठाई थी मनी लेंडर्स के खिलाफ. बिल्कुल ठीक है. 19 सेंचुरी आते आते वो इतने थोड़े से जागरूक हो गए थे कि अब हमें आवाज़ उठानी चाहिए कि ये जो मनी लेंडर्स बैठे हुए हैं इनके खिलाफ. दूसरी स्टेटमेंट में बोला हुआ है इन मई 1875 अ विलेज सूपा. देखिए 1875 का रिवॉल्ट बहुत फेमस है, जिसमें आप बहुत सारे कोजेस को पढ़ते हैं, जिसमें आपके रूइंस ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री होता था और इंट्रोडक्शन ऑफ इनफील्ड राइफल को मैं बोल सकती हूँ. साथ ही साथ मैंने ये जो 4 फैक्टर लिखे हैं मैं इनका भी तो नाम लिख सकती हूँ, क्योंकि देखिए एक कंट्री की फॉर्मेशन किस तरीके से होती है, आपके किंग की वजह से होगी, आपके पीजेंट्स की वजह से होगी, आपके कॉमन पीपल की वजह से होगी. तो कॉमन पीपल के ऊपर उन्होंने क्या करा था, अपनी बहुत सारी ये जो वेस्टर्न एजुकेशन को प्रमोट करने की, वेस्टर्न एजुकेशन हो गया, हमारे जो रिचुअल्स चलते आ रहे थे उसमें इंटरफेयर कर रहे थे. किंग्स के ऊपर इन्होंने बहुत सारे सब्सिडरी अलायंस लगा दी थी और क्या बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लगा दी थी, अनेक्सेशन की पॉलिसी अपना रहे थे. पीजेंट्स बचे, पीजेंट्स के ऊपर इन्होंने रैयतवारी, महलवारी और परमानेंट सेटलमेंट को इंट्रोड्यूस कर दिया था. देन आपका बचा कॉमन पीपल. कॉमन पीपल क्या करेगा बेचारा, पीजेंट्स ये जो खेती बाड़ी छोड़ के वो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री में जाएगा. तो अंग्रेजों ने क्या करा, यहाँ से कच्चा माल खरीदते थे और यूरोप लेके जाते थे, यूरोप ब्रिटेन लेके जाते थे, वहाँ से चीज़ें बनवाते थे, वापस लेके आते थे, वापस लेके आके उन्हीं सब चीज़ों को यहाँ पे महंगे दामों में बेचते थे. ठीक है. तो हर एक सेक्शन ऑफ जो सोसाइटी था वो कहीं ना कहीं परेशान हो रहा था इन सब से. तो इसी में बोला हुआ कि 1875 में किसानों ने एक आवाज़ उठाई थी और जो खाते होते हैं, खातों का लेखा जोखे वाली जो बुक्स होती थी उनको आग लगाना स्टार्ट कर दिया था. ये वाली स्टेटमेंट भी बिल्कुल ठीक दी हुई है. ठीक है. तो इसी के अकॉर्डिंग आपका आंसर क्या हो जाएगा, बोथ 1 और 2. नेक्स्ट देखिए, द प्रोविजन फॉर सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर द मुस्लिम्स वर गिवन टू. बहुत ईजी क्वेश्चन है ये तो, बहुत ईजी है. मॉडल मिंटो रिफॉर्म्स. ठीक है. 1909 में आया था ना, जिसमें जो लॉर्ड मॉडले था वो सेक्रेटरी हुआ करता था और जो मिंटो होता था वो आपका वाइसराय होता था. तो ऑप्शन नंबर ए. सेपरेट इलेक्टोरेट का मतलब ये होता है कि एक ऐसा इलेक्शन सिस्टम चुनना जहाँ पे आपको वोट देने का अधिकार भी मुस्लिम्स को होगा और वहाँ का जो प्रतिनिधि चुना जाएगा वो भी सिर्फ मुस्लिम कैटेगरी से ही होगा. ठीक है. मतलब बाहर के किसी भी बाहर के किसी भी कास्ट का उसमें कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं होगा. ये चीज़ की मांग कब उठी थी, 1909. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर द फाउंडर मेंबर्स ऑफ हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी established in September 1928. देखिए इसका आंसर तो सीधा सीधा भगत सिंह. कहीं भी दिखे भगत सिंह मार देना, क्योंकि पहले ये हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी होती थी, बाद में इसका नाम चेंज करके क्या हो गया था, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी. और अंडर द लीडरशिप ऑफ किसकी में होती थी, चंद्रशेखर आज़ाद की लीडरशिप में भी होती थी. ठीक है. और मैं इसके अकॉर्डिंग तो और भगत सिंह
राजगुरु। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, द हेडक्वार्टर ऑफ गदर मूवमेंट पार्टी वॉज सैन फ्रांसिस्को। कब हुई थी? 1913 में हुई थी ना, मतलब यूएसए और कनाडा में स्टार्ट हुई थी। एक तरीके की आपकी रिवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन थी जो किसने स्टार्ट करी थी? 1913 में हुआ था। जो रिप्रेजेंट करती थी सिख को। और अगर मैं इनके लीडर के नाम बताऊं तो लाला हरदयाल सिंह होता था और सोलन सिंह। देखिए 1857 की रिवॉल्ट के बाद ना इंडियंस के बीच में इतनी जागरूकता तो आ गई थी कि उनको ये पता चल गया था कि हमारे जो सर्टेन राइट्स हैं वो क्या होने चाहिए। अंग्रेज हमारा शोषण कर रहे हैं, हमारे जो हमें जितना हक मिलना चाहिए वो हक हमें नहीं मिल रहा। ठीक है, इन सब के चलते चलते और आप देखोगे कि कुछ ना कुछ एजुकेशन जो लीडर्स थे वो भी बाहर निकल के आने लगे थे। फिर 1885 में आपकी कांग्रेस की फॉर्मेशन हो गई। कांग्रेस की फॉर्मेशन हुई तो उसके बाद कहीं ना कहीं आपकी अलग अलग तरीके की ये जो क्या बोलते हैं, महाराष्ट्र में, मुंबई में अधिक मतलब बहुत सारे फेस्टिवल्स चलने स्टार्ट हो गए थे, जिसमें आपका गणपति फेस्टिवल आता है, शिवाजी फेस्टिवल आता है। मतलब लोगों के बीच में जागरूकता फैलाने की जो कोशिश थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ने लग गई थी। तो इसी के चलते ही आपकी 1913 में कनाडा में एक ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म होती है जिसको मैं बोलती हूँ गदर मूवमेंट। ठीक है, सैन फ्रांसिस्को, कनाडा। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग डिड नॉट बिलोंग टू द ग्रुप ऑफ नो चेंजर। आपको बताना है कि नो चेंजर के ग्रुप से कौन बिलोंग नहीं करता था। ऑप्शन में क्या दिया हुआ है? एम ए अंसारी, विट्ठल भाई पटेल, चक्रवर्ती राजा गोपालाचारी, ये तीनों तो करते ही थे। ठीक है, कस्तूरी रंगा अयंगर ये नहीं बिलोंग करते थे आपके। नेक्स्ट देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द न्यूज़पेपर एंड एडिटर्स आर नॉट करेक्टली मैच्ड। नवविजन, महात्मा गांधी, ये तो बिल्कुल ठीक है। महारथ, बाल गंगाधर तिलक, ये भी ठीक है। बंगाली, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ये भी ठीक है। वॉइस ऑफ इंडिया, नहीं, ये गोपाल कृष्ण गोखले नहीं होते थे। इसका आंसर आपका दादा भाई नौरोजी आएगा। ये नहीं आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which one of the following was not included in the terms and condition of subsidiary alliance? देखा, मैंने बोला था ना, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स और subsidiary alliance अच्छे से करके जाना, पूछ लिया ना। The Britishers would protect their ally, बिल्कुल ठीक थी ये तो। The ally was free to enter agreement with the other rulers and engaged in the welfare. सेकेंड स्टेटमेंट गलत। देखो, सब्सिडरी अलायंस को कौन लेके आया था? लॉर्ड वेलेस्ली लेके आया था। कब लेके आया था? 1798 में लेके आया था। सब्सिडरी अलायंस इज़ बेसिकली सहायक संधि को बोला जाता है। अगर कोई भी रूलर जो था वो अंग्रेजों से वॉर में हार जाता है तो वो एक तरीके का एग्रीमेंट साइन करवाते थे और बोलते थे, उसमें कुछ टर्म्स एंड कंडीशन लिखी होती थी। उसमें ये बोला जाता था कि आप हमारी बिना परमिशन के किसी भी दूसरे जो राज्य है उसके साथ आप कोई भी नीति साइन नहीं करोगे। अगर आपके स्टेट पे कोई भी राज्य वॉर का अटैक करता है तो अटैक करने के बाद आपका प्रोटेक्शन का काम हम करेंगे, आपकी आर्मी नहीं लड़ने जाएगी, हमारी आर्मी लड़ने जाएगी और उसका खर्चा कौन देगा? वो आप दोगे। तीसरा, इन्होंने ये बोला हुआ था कि आपके जो राज्य में हमेशा एक इंग्लिश जो पर्सन होगा वो तैनात रहेगा, खड़ा रहेगा और मतलब वो देखता रहेगा, एक तरीके से आपके ऊपर निगरानी रखता रहेगा। ठीक है, तो यही बोला हुआ है, द ब्रिटिशर वुड प्रोटेक्ट देयर अलाई, बिल्कुल प्रोटेक्ट करेंगे। द टेरिटरी ऑफ द अलाई ब्रिटिश आर्म कंटिजेंसी वुड बी, मैंने यही बताया, एक जो सिपाही होगा वो तैनात रहेगा हमेशा आपके महल में। द अलाई वुड हैव टू प्रोवाइड रिसोर्सेज फॉर द मेंटेनेंस ऑफ ब्रिटिश आर्मी। ठीक है, वॉर में कौन लड़ने जाएगा? ब्रिटिश आर्मी लड़ने जाएगी और उसका खर्चा कौन उठाएगा? भारतीय जो राजा होंगे। एक तरीके से ये समझ लिए कि मेरी प्रोटेक्शन हो रही है, मेरे खर्चे पे मैं आपको पे कर रही हूँ कि मेरी प्रोटेक्शन कर दो भाई। ठीक है, सब्सिडरी अलायंस। नेक्स्ट, द डच वर डिफीटेड बाय मृतंडवर्मा ऑफ द ट्रावनकोर किंगडम इन द बैटल ऑफ, बहुत ही फेमस बैटल है यार, बैटल ऑफ कोलाचल। ठीक है ना, कब हुई थी? मृतंडवर्मा और डच के बीच में हुई थी
ठीक है, जिसमें कौन जीता था? मृतंड वर्मा जीता था। कभी 1741 में हुई थी। और इसमें कौन जीता था? मृतंड वर्मा जीत गए थे। ये आपके टोटल 21 क्वेश्चन थे जो 2021 में पूछे हुए थे। थोड़ा सा कर लेना, हिस्ट्री को लाइटली मत लेके जाना। हिस्ट्री का वेटेज आजकल बहुत बढ़ रहा है जैसे जैसे हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए जा रहे हैं। तो नेक्स्ट किसी वीडियो में किसी और सब्जेक्ट को उठाएंगे। टिल देन थैंक यू एंड टेक केयर।